अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। आज के दिन की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। तहरीक बराए तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, मायूस कारकुन, सजा याफ्ता क़यादत ऑल पार्टी से क्या निकला? हुकूमती इत्तेहाद के कामयाब फैसले या तहरीक इंसाफ की नाकाम हिकमत अमली ज़वाल की वजह? कासिम सलमान की वीज़ों की दरख्वास्त पाकिस्तान आमद मुमकिन होगी क्या? अमेरिका पाकिस्तान डील भारत की माशी इस्तात से मुकाबला कर पाएगी? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम से कम अमरीकी टैरिफ कितनी बड़ी कामयाबी? मादनी ज़खायर की बहुतात, तजारती मुआहिदा, दुनिया में बढ़ता हुआ असर रसूख माशी बेहतरी कर सकता है। Z10 ME हेलीकॉप्टर शामिल, पाक अफवाज की ताकत में इजाफा, पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद। तो नाज़रीन, ये है हमारे आज के वो मौज़ूआत जिन पर बात करने जा रहे हैं। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से शहजाद हुसैन भट्ट साहब, जो कि ब्यूरो चीफ हैं पंजाब के। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहसिन बेग साहब, वो भी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, जबकि ईसार राना साहब वो भी सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे। और जिस मौजू पर हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वो है तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक, जो कि अभी तक शुरू नहीं हो सकी है, जिसकी बात बहुत की जा रही है मगर देखने में कुछ नहीं आ रहा। 5 अगस्त तक ये नुक्ता अरूज तक किस तरह पहुंचेगी? गुज़श्ता रोज तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सरबराही में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका एलामिया जारी हो चुका है। एलामिया में सियासी, माशी और आईनी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया, जबकि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का मुतालबा भी किया गया। क्या तहरीक इंसाफ बाकी सियासी जमातों को भी मिलाने में, तहरीक चलाने में कामयाब होगी? और क्या सलमान और कासिम की पाकिस्तान आमद तहरीक इंसाफ का बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है, या फिर वाकई हुकूमत की जानिब से अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है? तो गुफ्तगू का आगाज मैं मोहसिन बेग साहब से करना चाहूंगी। बेग साहब, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। यहाँ तो एक तरफ हम बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं और दूसरी तरफ आप देखें कि APC का एलामिया भी आ चुका है, उस पर तहरीक इंसाफ भी जुमे को एक दिन का एहतजाज करेगी। लेकिन APC में शामिल जमातें और फिर PTI क्या कुछ इस तरह का कर सकती हैं जिससे कि हुकूमत थोड़ी बहुत फिक्रमंदी में मुब्तला हो जाए, परेशान हो जाए? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? बेसिकली तो सर बताइएगा। अगर आप इनका जो भी प्रोग्राम है 5 अगस्त के हवाले से, या जो APC का ऐलान है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक दिन का हो या आधे दिन का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं उससे कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा हुकूमत पे या स्टैब्लिशमेंट पे। ये एक अलामती सी इनकी तहरीक है। ठीक है, 5 अगस्त को तो वैसे भी बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है पाकिस्तान के लिए और अफसोसनाक दिन भी है। उस दिन इंडिया ने कश्मीर जो है वो आर्टिकल रिवोक करके अपने अंदर जम कर लिया। उस वक्त खान साहब ही एक ही गवर्नमेंट थी और ये कुछ ना कर पाए, बल्कि हर फ्राइडे को खामोशी 1 मिनट की इख्तियार करते रहे। तो वो तो अल्लाह का शुक्र है कि इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से कश्मीर का इशू दोबारा इंटरनेशनली हाईलाइट हो गया और उस पर अभी काफ़ी डिबेट भी हो रही है। तो इनको तो 5 अगस्त को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए सबको कि इन्होंने वो कश्मीर जो है वो इंडिया की गोद में डाल दिया। उसमें बहुत सारे लोग कॉन्स्पिरेसीज की बात भी करते हैं कि जी उसमें मिली भगत थी, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाता। लेकिन वो एक अफसोसनाक दिन है, तो इनको तो उस पर 5 अगस्त को तो माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से, बजाय इसके कि वो तहरीक आप इनसे पूछिए कि किस चीज़ की तहरीक है कि बानी को रिहा किया जाए। वो एक क्रिमिनल केसेस में अंदर है और जो 9 मई के केसेस हैं वो भी उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है। तो ये तो कोर्ट से ही कोई होगा, इन तहरीकों से तो बानी बाहर आने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस तहरीक का ये जिक्र कर रहे हैं, क्या उस तहरीक में भी आपको कोई दम नजर आता है? अव्वल तो अभी तक की अगर तैयारियों की बात करें तो कहीं पर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर इनके साथ ये दीगर जमातें भी शामिल हो जाती हैं तो फिर क्या कोई खातिर खा नताइज हासिल हो सकते हैं? देखिए, जिन दीगर जमातों का APC में आपने देखा और आपने जिक्र किया है, उनमें तो मेरे ख्याल में उतने ही लोग थे जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स की तादाद ज़्यादा है, बजाय इसके कि वो जो APC की जमातें हैं वो तो 1-1, 2-2 लोग हैं। तो मैं नहीं समझता कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे, कोई बड़ी गैदरिंग कर सकेंगे।
या कोई ऐसा मैसेज गवर्नमेंट के लिए दे सके या एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो वो शायद नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी खातिर खा नताइज हासिल नहीं किए जा सकते, बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है। मैं चाहती हूँ सार राना साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। आप भी देख रहे होंगे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बेटे काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, कहीं पर इंटरव्यू दे रहे हैं और कहीं पर उनके हवाले से, उनकी आमद के हवाले से बातचीत की जा रही है। लेकिन मैं जानना ये चाहती हूँ कि आप देखें कि अलीमा खान साहिबा ये फरमा रही थी कि नाइकॉप है उनके बेटों के पास खान साहब के, और उन्हें तो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ वीजे की भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। असल हकीकत क्या है? तो देखें, उनके बेटों ने तो आना ही आना है और उनको आप सिर्फ एक तरीके से रोक सकते हैं, और वो तरीका ये है कि आप उन्हें वीजा ना दें। अगर आप वीजा नहीं देते तब भी आप एक बात का एतराफ़ कर लेते हैं कि आप उनकी आमद से खौफजदा हैं और आप उन्हें नहीं आने देना चाह रहे। जैसे अब ये 5 अगस्त को, मुझे पता है पीटीआई के दमखम नहीं है, लेकिन उससे पहले फिर इतनी गिरफ्तारियां और छापे क्यों मार रहे हैं आप लोग? दफा 144 क्यों लगा रहे हैं? अगर उनमें दमखम ही नहीं रहा, हाँ, तो फिर उन्हें जरा करने दें, एक्सपोज होने दें। 2 बंदे सड़क पे आएंगे, आप ही शर्मिंदा हो जाएंगे कि भाई क्या कहते हैं, ये तो देखें बंदे नहीं इकट्ठे कर सके। तो मेरा ख्याल है कि जो कासिम और सलमान है उनसे मतलब उन्हें आने देना चाहिए। कासिम आ रहा है, कोई मोहम्मद बिन कासिम तो नहीं आ रहा है जो भी इतना घबराया जाए। और बाकी उसका जो कल उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमें पता है हमें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, लेकिन हम हर चीज के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब यही है कि बेटे अपने बाप के लिए आ रहे हैं और ऑल आउट आएंगे, और डेफिनेटली उनका हक भी है, उनके ऊपर फर्ज भी है कि उनके बाप को 2 साल से जेल में रखा हुआ है। अदालतें सुनवाई नहीं करती, अदालतें जो है 26वीं तरमीम के बाद वैसे ही नॉकआउट हो चुकी हैं, और आपका जो स्पीकर है उसके क्या नाम है, प्रोडक्शन ऑर्डर को हवा में फेंक दिया जाता है। तो इस सारी गेम में अगर वो आते हैं तो वो सारे कैलकुलेटेड रिस्क लेके आएंगे, और उन्होंने कह दिया कि हम उसके लिए तैयार हैं। अब देखना ये कि हमारी शहबाज हुकूमत जो है वो उनको आने देती है नहीं, क्योंकि वो आएंगे तो वो अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में इंटरनेशनल मीडिया होगा, डिप्लोमेट्स होंगे, बहुत सारे पॉलिटिशियंस होंगे, कांग्रेसमैन होंगे। वो ये नहीं है कि वो दोनों वो बैग उठाएंगे और यहाँ आ जाएंगे, एक बहुत बड़ा वो डेलीगेशन लेके आएंगे, चार्टर्ड तैयारे में आएंगे। तो हुकूमत के लिए तो मसला बनेगा। अच्छा। और मुझे नहीं लगता कि ये उन्हें आने के लिए कोई वीजा वगैरह देंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मेरे लिए ये खबर है कि एक चार्टर तैयारे में एक डेलीगेशन आया जाएगा जिसके अंदर के कांग्रेसमैन भी शामिल होंगे। लेकिन लेट अस सी व्हाट हैपेंस बाय द पैसेज ऑफ टाइम। अभी शहजाद भट्ट साहब को भी शामिल करते हैं। शहजाद भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ तहरीक की तैयारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ कुछ हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं अली अमीन गंडापुर की तरफ से, और भारत में उन्हीं स्टेटमेंट्स को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा भी घड़ा जा रहा है। तो मुझे ये बताएं कि ये सब किस तरह से मैनेज होगा? शुक्रिया, इंतहाई काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन। हजूर अनवर, जो आप फरमा रहे हैं कि वो चार्टर तैयारे पे आ रहे हैं, वो मोहसिन बेग साहब को पता है, क्योंकि इन्होंने मेरी इतला के मुताबिक, मैं भी खबर दे रहा हूँ, राफेल तैयारा बुक करवाया है मोहसिन बेग साहब ने, जिस पर बैठ के सलमान और कासम आएंगे और बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा। यहाँ तक बात एसआर राना की बिल्कुल ठीक है। अब बताओ आपके सवाल की तरफ, आपने जो अभी फिक्रा फरमाया है कि कासम और सलमान की आमद की बात कर रही हैं, उसका जवाब सिर्फ एक लाइन में मैं ये देना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि हमारे वालिद, इस वालिद की केस में ट्रंप जो है वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अब या तो रिहाई होगी या बयानिया पिट जाएगा। मैं शेर हूं, मैं डटा हुआ हूं। और आखिरी 2 लाइनें, मैं आपके सवाल का क्या जवाब दूं काबिल एहतराम मुनीज़े? सड़कों पर खुदा की कसम खा के कहता हूं बंदे नजर नहीं आ रहे, मैं क्या करूं, किस तरह झूठ बोलूं? आप इस्लामाबाद में बैठी है, एसआर राना साहब लाहौर में बैठे हैं, मोहसिन बेग साहब इस्लामाबाद में बैठे हैं, पूछ ले। और कौन सी तैयारी? यहां पर तो जो असल बात थी वो लेटर लिखा था क़यादत ने, पीटीआई की क़यादत ने, कि खुदारा इनसे बैठकर मुज़ाकरात करो, उसको फाड़ दिया। अलीमा बाजी सिर्फ 2 अल्फाज कह रही हैं, वो कह रही हैं कि वो आ रहे हैं। पहले ट्रंप आ रहा था, ट्रंप आएगा दुनिया मसाइल सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब कासम आएगा, मोहम्मद बिन कासम आएगा, सारे मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। मुरीज़े में क्या जवाब दूँ, आप खुद बताएं। अच्छा, ये सारी बातें तो हम तहरीक के हवाले से ही कर रहे हैं, तो सलमान आबिद साहब आप मुझे ये बताएं
कि अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की बात करें तो पहले हमें कहीं नज़र आ जाती थी, हमाद अजहर साहब ने क़यादत संभाली हुई थी, फिर हमने देखा कि आलिया हमजा को भी क़यादत दी गई, लेकिन वो सिर्फ बयानबाजी तक ही महदूद रही। आपको क्या लगता है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वोट की पावर ज़रूर हो सकती है, लेकिन स्ट्रीट पावर नज़र नहीं आ रही है जिसका वो दावा करती थी हमेशा। देखिए, मैंने इन्हीं प्रोग्रामों में आपको बार बार कहा था कि मुझे 5 अगस्त की तहरीक के कोई बड़े इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं, और ख़ुद ही कल बैरिस्टर गौहर ने कह दिया कि एक दिन की तहरीक होगी, एक दिन का एहतजाज होगा, उसके बाद 6 अगस्त को क्या होगा उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। ये पहले से नज़र आ रहा था कि PTI का जो दाखिली इंतशार है उसमें एक बड़ी तहरीक चलाना मुमकिन नहीं है, और वैसे भी जब सारी क़यादत अंदर हो और जिस तरह से लोगों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं या लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है या 144 नाफिज की जा रही है, या जो लोग भी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे उस पर पुलिस हरकत में आ जाएगी, तो तहरीक चलाना कोई इतना आसान काम नहीं होगा। और फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि PTI के अंदर 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक तहरीक चलाने के हामी है फौरी तौर पर, और एक तहरीक से बचने की कोशिश कर रहे हैं और कोई मुज़ाकरात का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये तजाद भी PTI के अंदर इस वक्त मौजूद है, जो हम उसकी रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। लेकिन इन सज़ाओं के बाद, ये जो अभी हालिया 9 मई की सज़ाएँ आई हैं, उसके बाद वो जो हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाले थे, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने वाले जो ग्रुप था, वो काफ़ी कमज़ोर हुआ है पार्टी के अंदर, क्योंकि कोई रिलीफ नहीं मिला, किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो अब लगता यह है कि जैसे वो एक बड़ी तहरीक चलाना चाहते हैं, लेकिन तहरीक चलाने के लिए जो माहौल बनाना है वो तो नहीं बन पा रहा अभी तक, और ना अभी बना है। इसलिए मुझे उसके इम्कानात नज़र नहीं आ रहे, चाहे वो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत हो और चाहे वो PTI की क़यादत हो। तो अभी कोई बड़ी तहरीक तो नहीं चलेगी, अलबत्ता सियासी शो चलता रहेगा, और जिस तरह सियासी सरगर्मियाँ चल रही हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन एक बात तो बजा है ना जी, आज भी हम यहाँ पर बैठ के बानी PTI और PTI डिस्कस कर रहे हैं। यानी अंदाज़ा लगाइए ना, अगर इमरान खान का कोई मसला नहीं है पाकिस्तान का, बानी PTI मसला नहीं है, PTI मसला नहीं है, लेकिन सारे टॉक शो जो हैं वो सारे गुफ्तगू जो है वो बानी PTI और PTI के ऊपर कर रहे हैं। भाई अगर वो इतने ही गैर मकबूल हो चुके हैं और गैर अहम हो चुके हैं, तो फिर हम ये गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं उनके ऊपर? तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, मुझे नहीं समझ आता कि जब कोई इक़्तिदार से हट जाता है तो फिर वो इस किस्म का बयानिया क्यों बना लेता है। जब इक़्तिदार में होते हैं या अपोजिशन में होते हैं तब भी आइन वही होता है, लेकिन जब इन्हें मौका मिलता है अपने हिसाब से उसके अंदर ऑल्ट्रेशन करने लग जाते हैं। क्यों ये सब मिलकर इकट्ठे नहीं होते? और अब आप देख रहे हैं कि एक तरफ तहरीक की बात की जा रही है, दूसरी तरफ हुकूमत बज़ाहिर लगता है कि कामयाब है, क्योंकि हमें नताइज कोई खातिर खा नजर नहीं आ रहे, तहरीक की कोई बाज़गश सुनाई नहीं दे रही, हमें कहीं पर जोश और वलवला दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये सारी बातें एक डिबेट ओपन करने की तरफ जा रही हैं। हम ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे, आप साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तहरीक बराए तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद आप देखते हैं कि कहीं पर कुछ मायूसी दिखाई दे रही है और कुछ के अंदर वही जुनून पैदा हो चुका है कि उन्होंने इस तहरीक को कामयाब बनाना है और अपने हुकूक हासिल करने हैं, जो बज़ाहिर उन्हें लग रहा है कि जिनसे कि उनको महरूम किया जा रहा है। मैं डिबेट ओपन करना चाहती हूँ क्योंकि इसके ऊपर बात बहुत वसी तर की जा सकती है। मोहसिन बेग साहब, आप मुझे बताएं, हुकूमती इत्तेहाद के कामयाब फैसले हैं या फिर तहरीक इंसाफ की नाकाम हिकमत अमली उसकी ज़वाल की वजह बन रही है? आपको बज़ाहिर क्या लगता है? बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो अगर आप तहरीक इंसाफ का पैटर्न देख लें और इसके बानी का पैटर्न देख लें, उसने शुरू दिन से सियासत नहीं की और तहरीक इंसाफ को सियासी पार्टी बनने नहीं दिया। एक फैन फॉलोइंग ग्रुप है जो उसके इर्द गिर्द होता है, उसकी फॉलोइंग को अगर आप कह लें तो एक साइजेबल और एक ज़्यादा है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी जो हायरार्की होती है फर्स्ट ईयर, सेकेंड और थर्ड, और जिस तरीके से आप उनको पिक एंड चूज इन्होंने किया, वो पॉलिटिकल पार्टीज में पाकिस्तान में रवायत है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि तहरीक इंसाफ के बानी ने एक नारा लगाया कि नया पाकिस्तान और पुराना सिस्टम और पुराना स्टेटस को हम तोड़ के नई जगह लाएंगे, नए चेहरे लाएंगे, तो वो नहीं हुआ। सारा यानी कि डिक्टेटरशिप आप कह लें बाकी पार्टियों में भी मौजूद है और इसमें भी थी। बाकी पार्टियों का अगर आप मुआवजा करें तो वो इसलिए कि वो बड़े स्लीक तरीके से उन्होंने मार भी खाई। खान साहब भी शुरू में एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही थे, उनके पास मौका था कि वो एक नई तरह की हुकूमत साजी करते और जो आइन और कानून में जो एक मेजॉरिटी जो है वो चेंजेस लानी थी, वो लानी चाहिए थी।
इन्होंने भी वो रवायती काम किया जो बाकी कर रहे थे, पकड़ दकड़, अपोनेंट की पे जाली केसेस, हीरोइन डाल दी, ड्रग्स डाल दी, सबको अंदर किया जी। तो नेचुरली उस वक्त कानून भी नहीं था, आइन भी मौजूद नहीं था। अब क्योंकि बाहर आ गए हैं और गलत फैसले किए, थ्रू आउट पॉलिटिक्स की नहीं, खुद असम्बलियां तोड़ दी, खुद असम्बलियों से रिजाइन कर दिया। आज भी वो कहते हैं हमने एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है, वो किसी पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले रहे। तो इसका अंजाम जो है वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। ये जो साहब हैं, बानी साहब, जिनको आज बड़ी जमहूरियत और बड़ा कुछ याद आता है, 4.25 साल में इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने हुकूमत में पार्लियामेंट चलने नहीं दी। इन्होंने ये चाहते ये बहुत सी रिफॉर्म्स ला सकते थे और इसीलिए उनको लोगों ने वोट दिए कि ये रिफॉर्म्स का नारा लगा रहे थे। जो हमारी तर्ज हुकूमत है उसको ये बदल सकते थे, जो हमारे गवर्नर्स का स्टाइल है उसको बदल सकते, लेकिन इन्होंने वो रवायती काम किया। इन्होंने भी फैज हमीद के साथ मिलके ही हुकूमत चलाई और अपने अपोनेंट्स को इतना रगड़ा लगाया कि उनमें से एक नहीं बचा था जो जेल ना गया। तो मकसद ये है कि हालात बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है। इन्होंने जो 9 मई किया है उससे एस्टेब्लिशमेंट इनसे नाराज है। बहुत ही सिंपल सी बात है, वो काम किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकलाब का नारा नहीं लगाती। ये इनकलाब ला रहे थे। आपने इनकी ऑडियो सुनी होंगी, इनके मैसेजेस देखे होंगे 9 मई के हवाले से। ये तो इनकलाब ले आए थे। इसार राना साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। इसार साहब, आप मुझे बताएं, जिस तरह के मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, आप उनकी बात से इत्तेफाक करते हैं? एक तो मैं आप मुझसे हर बात मोहसिन साहब का मुझे वो करना पड़ता है। मेरा उनसे कोई मतलब पर्सनल तो वो नहीं है, लेकिन आप आर्ग्यू मुझसे वो सवाल ऐसा करती हैं कि मुझे जवाब देना पड़ता है कि अगर पीटीआई जवाल का शिकार है, आपका भी सवाल है, तो फिर हम अभी पिछले 1 घंटे से क्यों उसे डिस्कस कर रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि अगर पीटीआई जवाल का शिकार है तो 8 फरवरी को वोट किसको मिले थे? और अगर पीटीआई जवाल का शिकार है तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून कहाँ है? सिंध में पीपल्स पार्टी कहाँ है? अगर आज फेयर इलेक्शन हो तो क्या ये 2 जमातें, इनके सरबराहान भी जीत सकते हैं? जब फरवरी के इलेक्शन के अंदर इनके सरबराहान हकीकत जीते थे। अगर पीटीआई नाकाम जमात है तो कामयाब जमात कौन सी है, मुझे बता दें। जो 4 साल से जिसे रगड़ा लग रहा है, इसके बावजूद वो अपने पैरों पे खड़ी है। तो अगर पीटीआई जवाल का शिकार है तो यहाँ पे तरक्की का शिकार कौन सी जमात है? आज अभी फेयर इलेक्शन करा लें, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ खड़ा हुआ है। कराने क्यों तमाम तक जबर के आज इलेक्शंस करवाने क्यों है? इलेक्शंस करवाने ही तो नहीं है आज। इलेक्शंस तो जब होने हो गए। और जो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं इसार राना साहब, मुझे तो ये बताएं कि जो होना था सो हो गया, लेकिन अब अगर आप कह रहे हैं कि ये पार्टी मजबूत है तो किधर है? हमें ग्राउंड पर तो नहीं दिखाई दे रही है। कहाँ है? तो आपको नहीं दिखाई दे रही ना, ये आपको ऐसे नहीं दिखाई दे रही जैसे हुक्मरानों को नहीं दिखाई दे रही। लेकिन बाहर निकले, आए चले रेडी वाले से बात करते हैं, आए चले किसी आम आदमी से बात करते हैं, उसे पूछते हैं कि जी आपको इमरान खान पसंद है या शहबाज शरीफ, आपको लग पता जाएगा कौन सी आपके, मतलब मुझे नहीं हैरानगी हो रही है भाई। पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है और इसको निगेट करना मुमकिन नहीं है। आपने नैरेटिव का जंग लड़ ली, आपने वसाइल की जंग लड़ ली, आपने अपनी अदालतों को इस्तेमाल कर लिया। कहाँ है शहबाज शरीफ? पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर है या नवाज शरीफ मकबूल तरीन लीडर है? आपकी बात शहजाद भट्ट साहब की तरफ ले जाते हैं। भट्ट साहब, आप मुझे बता दें, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मजबूत सियासी जमात है? काबिल एहतराम मुनीज़े, देखे आपने जो 3 अफराद बैठाए हुए हैं वो उस्तादों के उस्ताद हैं और आम शख्सियात नहीं हैं तीनों अफराद। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि 2 अफराद तो ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब को डिस्कस क्यों किया जा रहा है। और भाई मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मारी लड़के को, सिंगल कॉलम खबर है अखबार की, और गधे ने मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मारी, 3 कॉलम खबर है, और मोटरसाइकिल वाला जाबाक हो गया। और भाई हमेशा फितने की बात ज्यादा होती है। जब भी गुफ्तगू होगी रूटीन नेगेटिव जो होगी एस्पेक्ट, उसको ज्यादा फ्लैश करेगा टीवी भी। जैसे आपने पहले सवाल किया, फैटफ के मुतालिक बयान दिया
और जनाब भारत ने उस बयान को लेके केपी के वजीर आला का बयान, और यार 2000 मेरा ख्याल है 22 की बात है जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला और पाकिस्तान 2018 में फैटफ की ग्रे लिस्ट में वापस आया था, अगर मैं ठीक हूं तो। अगर सवाल यह है कि अब फिर हम फंस रहे हैं और फिर हम ग्रे लिस्ट में जा रहे हैं कि यह दहशतगर्द मुल्क है, किसकी वजह से? केपीके के वजीर आला की वजह से। यह है खबर, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। यह है फितरल खारिज, यह है जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं कुछ चंद अफराद। बात यह है पीटीआई जो आपका सवाल है मुनीज़, जमात है, और कौन सी जमात है? सिर्फ एक शख्स है, इमरान खान, जो इस वक्त जेल काट रहा है और बहादुरी से काट रहा है, और उसके जो बच्चे हैं वो कहते हैं हम आएंगे, हमें जेलों में डाल दो। बहुत बड़ी बात है, बहादुर खान के बहादुर बेटे होने का उन बच्चों ने सबूत दिया है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन पार्टी पीटीआई कौन सी पार्टी? और तुम तो दो शहबाज गिल साहब चीखे मारते थे, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, वही शहबाज गिल। कौन सी पार्टी? मुनीज़े, बात यह है जो पार्टी है वो कोई पार्टी नहीं है, फर्द वाहिद है जिसका नाम बानी चेयरमैन है, वो है पार्टी। जी मुनीज़े। मुझे एक मिनट वैसे पार्टी की हैसियत से तो आप इनकारी ना होना शहजाद भट्ट साहब, पार्टी तो मौजूद है। इसार राना साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बात करनी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखें केपीके के वजीर आला का बयान पाकिस्तान के खिलाफ जो भी बोलेगा मैं तो उसका दुश्मन हूँ, लेकिन ये कि वो उसकी क्या पोजीशन है, क्या हैसियत है उसकी? हमारा तो सबसे बड़ा लीडर बकौल फैटफ से जब निकाला गया तो उस वक्त शहबाज शरीफ ने कुछ किया था? इसार राना साहब, किसने निकाला पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से? इमरान खान की हुकूमत में निकला? जरा मुझे बता दे आप मुझे। इमरान खान ने मेरी बात सुने, सलमान आबिद साहब को भी शामिल करना है। सलमान आबिद साहब, आप इस बात का जवाब दे दें प्लीज। लेकिन जी पहली बात तो यह है कि अगर पीटीआई में एकतरफा लीडरशिप है तो बाकी जमातों में कौन सी माशाल्लाह मुशावरत पे मबनी लीडरशिप है? अभी मोहसिन बेग साहब ने खुद इतराफ़ किया कि बाकी सियासी जमातों की हालत क्या है। तो इसलिए ये कोई मसला सिर्फ पीटीआई का नहीं है कि तमाम सियासी जमातें वन मैन शो के गिर्द घिर रही हैं, या ख़ानदान के गिर्द घिर रही हैं, या एक बंदे के गिर्द घिर रही हैं। एक तो बात यह है, लेकिन मसला यह है कि हमारा मसला बन चुका है बानी पीटीआई, हमारा मसला बन चुका है शहबाज शरीफ, हमारा मसला बन चुका है बिलावल भुट्टो, हमारा मसला बन चुका है नवाज शरीफ। भाई आपने इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना है? क्या आपने इस मुल्क को सियासत और जमहूरियत की बुनियाद पर चलाना है? क्या आपने इस मुल्क को कायदे आज़म के फरमुदात की बुनियाद पर चलाना है? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जिन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान को किस तरीके से, जो आज हमें इलाकाई चैलेंजेस हैं, जो हमें आलमी चैलेंजेस हैं, जो हमें दाखिली चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस से निकलने के लिए आपको बहरहाल आइन को सुप्रीम करना पड़ेगा, आपको कानून को सुप्रीम करना पड़ेगा, आपको डेमोक्रेसी को सुप्रीम करना पड़ेगा, आपको रूल ऑफ लॉ को सुप्रीम करना पड़ेगा, आपको अपनी इकॉनमी को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, आपको अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन इन इश्यूज पर तो कोई काम ही नहीं हो रहा। सारा का सारा हुक्मरानी का निज़ाम अगर आप देखें, मसलन मुझे बताइए कौन सी एफबीआर में रिफॉर्म्स हो रही हैं, कौन सी पुलिस रिफॉर्म्स हो रही हैं, कौन सी ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स हो रही हैं, कौन सी इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रही है, कौन सी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो रही हैं? हम तो सब शख्सियात के अंदर घुमे हुए हैं। कोई बानी पीटीआई की हिमायत करना चाहता है, कोई इमरान खान की हिमायत करना चाहता है, कोई नवाज शरीफ साहब की हिमायत करना चाहता है। इससे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो आपको एक इकोनॉमिक रोड मैप चाहिए, पॉलिटिकल रोड मैप चाहिए, उस पर इत्तेफाक राय पैदा करे ना। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके देख लिया दो जमातों के अंदर, और उन्हीं दो जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ जो कुछ किया वो भी एक कहानी हमारे पास मौजूद है। इसलिए बाहर निकले, इन छोटे छोटे फरोही मसाइल में उलझने की बजाय जो बड़े कौमी चैलेंजेस हैं उनके ऊपर फोकस करें कि इनसे हमने कैसे डील करना है। सियासी जमातें खत्म नहीं होती, मैंने पहले भी आपको कई दफा कहा है, ना पीपल्स पार्टी खत्म हुई है, ना नून लीग खत्म हुई है, ना पीटीआई खत्म होगी। सलमान आबिद साहब, आपने आइन को तब्दील करने की जहां बात की है, मैं चाहती हूँ मोहसिन साहब से इस पर राय ले लूं। मोहसिन साहब, आप बताएं, शहर इक़्तिदार में कोई 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से कहीं कोई बातचीत हो रही है? देखिए, उन्होंने जो बातें की हैं वो किताबों में और कानों के लिए बड़ी खूबसूरत हैं। मैं बात कर रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी जो है वो सबके सामने है। कौन सा आइन है यहाँ जो काम हो रहा है, कौन सी जमहूरियत है जिस पे अमल हो रहा है। आइन आप 27वीं तरमीम ले, 28वीं ले, 19वीं ले, जो भी लानी है लाएं। ये निज़ाम जो आज पाकिस्तान में राइज है उसको आप पार्लिमानी जमहूरियत कह लें, ये जमहूरियत इनको सिर्फ
जब हुकूमत से बाहर होते हैं तो याद आती है, आइन भी उस वक्त याद आता है जब ये खुद फंसते हैं, फिर आइन की बात शुरू कर देते हैं। ये सारे हुक्मरान एक जैसे हैं। इस मुल्क का आइन एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे चाहे मोड़ लिया जाए। अब पिछले दौर में आप देखिए, गुड टू सी यू नैब का रिमांड के अंदर आज तक हिस्ट्री में कभी किसी को नहीं छोड़ा गया। गरीब 20-20 साल से नैब में फंसे हुए हैं लोगों की 5-5 साल बेली नहीं हुई, उसको रिमांड में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहता है गुड टू सी यू। आप देखिए कि पार्लिमानी जमहूरियत में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का लॉ बदल दिया गया, आइन में आइन ही चेंज कर दिया गया। तो कौन से आइन की आप बात करते हैं जिस पे अमल किया जाए, और कौन करेगा ये अमल जो ये सारे सलमान आबिद साहब कह रहे थे कि इस तरह हो जाए? इट्स अ ड्रीम। ये अच्छी बातें हैं किताबों के लिए, कानों के लिए, प्रैक्टिकली तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती आपके मुल्क में। हकीकत को तस्लीम करें, जो ग्राउंड पे है उसको मान लें। हाँ, किताबी बातें जी, जमहूरियत होगी, आइन होगा, ये होगा, वो होगा, ये जैसे बोलते हैं, कहाँ है वो चीजें सारी? मुझे बताएं कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। आप जरा बाहर निकले तो आपको हकीकत पता चल जाए। बेग साहब जरा ये बता दें कि ये आइन वगैरह किसकी वजह से नहीं है? डिटेल तो बहुत वसी है, हम इस पे कर लेंगे बात, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ जिसकी आपने भी तायीद है कि आइन की बका में ही पाकिस्तान की बका है, और पाकिस्तान को इस वक्त जिन अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है उस पर अगर आप देखें कि अंदर से ही कोई तहरीक चलाई जा रही है अपनी ही हुकूमत के खिलाफ, तो ये तो फिर जड़ें खोखली करने वाली बात है और दुश्मनों को दावत देने वाली बात है कि आओ, हमारे तो अपने अंदर इतने डिस्प्यूट्स हैं, थोड़े मसाइल आप भी पैदा कर लें। तो हम अगर मुल्क की दिफा, मुल्क की सालमियत, मुल्क की बका चाहते हैं तो हमें एक पेज पर आना होगा। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी किया, तो हम अब भी मिलकर बैठ सकते हैं, एक पेज पर आ सकते हैं, मुल्क की मुफाद में बात कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे पाक ईरान दोस्ती के हवाले से, और जो दौरा हुआ है हालिया जंग के बाद से ईरान इसराइल की, उस पर तफसीली तौर पर बात करते हैं। कहीं मत जाइएगा, साथ रहिएगा, वापस आएंगे, आप साथ रहें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और जिस तरह के आप जानते हैं कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान के दौरे पर हैं और ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। कहा यह जा रहा है कि तजारती और इक्तसादी ताल्लुकात को बेहतर किया जाएगा, सरमायाकारी भी बड़े पैमाने पर की जाएगी। और जिस तरह के आप जानते हैं कि ईरान इसराइल जंग के बाद ये ईरानी सदर का पाकिस्तान का पहला दौरा है, तो इस दौरे के क्या असरात होंगे, और पाकिस्तान का जिस तरह के आपने देखा कि शुक्रिया अदा किया गया, ईरान में काबिल तहसीन अमल था, वो भी, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और स्टूडियो से शहजाद भट्ट साहब और सलमान आबिद साहब। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ में ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान से करना चाहूँगी। सर, आप मुझे ये बताएं कि आप क्या देख रहे हैं कि ईरानी सदर का ये दौरा सफारतकारी के एतबार से, तिजारती एतबार से और फिर इक्तसादी ताल्लुकात की बेहतरी में क्या किरदार अदा कर सकता है? जी, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली अगर देखा जाए, 2 अटैक्स हुए हैं रीजन में ऊपर नीचे, उसमें पाकिस्तान पे मई में किया गया और ईरान पे जून में किया गया। मेरी अपनी असेसमेंट है कि ये लिंक्ड है, और इसकी वजह ये है कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव या कनेक्टिविटी के ग्लोबल साउथ के चल रहे थे जो कुछ पावर्स को जो है वो ज़्यादा हजम नहीं हुए। इंडिया को पहले इशारा किया गया, और डेफिनेटली इंडिया का अपना इंटरेस्ट था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके, बल्कि आई से इट वाज अ रजीम चेंज एफर्ट, अगर आप सारे ताने बाने लगाए। यहाँ पे फेलियर हुआ, बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई। पाकिस्तान इमर्ज वेरी स्ट्रॉन्ग आफ्टर 10th में, जिस प्रेस्टीज के साथ बाहर आया पाकिस्तान क्राइसिस से, दैट इज विजिबल नाउ कि अभी अलग फजल से ऑल मेजर पावर जो है आपको एंगेज भी कर रही हैं, जो पुराने दोस्त हैं, जो नए दोस्त हैं, चाइना है, अमेरिका है, इवन रशियन फेडरेशन है। और फिर ईरान पे हमला होता है इजराइल की तरफ से, अगेन ग्लोबल साउथ का। ये अगर पाकिस्तान ईरान का नक्शा इकट्ठा देखें तो ये ग्लोबल साउथ का साउथ वेस्टर्न फ्लैंक बनता है, और अगर खुदा ना खास्ता रोल बैक हो जाए ये 2 कंट्रीज या अंडरमाइन हो जाए, तो आप समझ लें कि फिर जो है चाइना और रशिया का जो इंटरेस्ट है और रीजन का इंटरेस्ट है वो टोटली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। देन यू विल हैव 2 गुंडाज, एक जो है वो इंडिया होगा और एक इजराइल होगा, पाकिस्तान के साथ चलेंगे। तो वो नहीं हुआ, नाकामी हुई। लेकिन आई थिंक जो अभी दौरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने एक अनप्रेसिडेंटेड मूव की जब ईरान पे हमला हुआ, चूंकि इजराइल की तरफ से था, और हमारा इसमें स्टांस बड़ा क्लियर है कि ब्रदर मुस्लिम मुल्क के, डिस्पाइट के जब भारत के साथ हमारा क्लैश हुआ था तो वो वाली सपोर्ट नहीं थी। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, मतलब दे वर प्लेइंग न्यूट्रल। लेकिन पाकिस्तान का आई थिंक स्टैंस वाज ऑन मॉरल ग्राउंड
कि हम खुदा ना खास्ता ईरान को नहीं गिरने देंगे, उसमें जो भी व्हाटएवर सपोर्ट वी कुड प्रोवाइड। और उसका एक अच्छा सैल्यूटरी इफेक्ट है। अगर आप ईरानियन मीडिया को देखें, सोशल मीडिया को, बहुत चेंज आया है। एक टोटल परसेप्शन में आपके लिए 180 डिग्री का टर्न है कि हाउ कुड पाकिस्तान कम आउट सो ओपनली। और उससे बड़ी उनको हिम्मत भी बंधी बिकॉज ईरान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो एक तो आई थिंक दैट इज आई वुड से कि पोस्ट 10th मई का पाकिस्तान है और तशरीफ ला रहे हैं, आए हुए हैं प्रेसिडेंट ईरान के, तो मोस्ट वेलकम। आपने पहले भी देखा कि एक समिट हो रही थी शायद अजरबैजान में, जहाँ पे काफी लोग इकट्ठे थे, या सेंट्रल एशिया में, जहाँ पे ईरानियन प्रेसिडेंट खुद फिर उठ के गए और शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे। तो दैट इंडिकेट्स के एक बहुत बड़ी आई वुड से एयर क्लियर हुई है और इसका दोनों मुल्कों को बहुत फायदा होगा, इकोनॉमिकली भी, मॉरली भी, और आई वुड से इवन स्ट्रेटेजिकली। बिकॉज अगर आप दोनों पावर, और इस लिहाज से फिर हमारे कॉमन दोस्त हैं चाइना, रशिया, विल बी वेरी हैप्पी। और आई एम श्योर जो प्रेसिडेंट हैं वो शुक्रिया भी अदा करेंगे और हमारी तरफ से भी, और कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो आगे अभी चल सकते हैं। दूसरा, आई थिंक भारत बहुत ज़्यादा अंडरमाइन हुआ है बिकॉज ईरान को ऑलमोस्ट आप कह लें एज अ फ्रंट उसने इस्तेमाल किया है अगेंस्ट पाकिस्तान थ्रू बलूचिस्तान, और उस पर भी आई थिंक बड़ी कमी आएगी कि रिसर्च एनालिसिस विंग को बहुत ज़्यादा आई थिंक डेंट पड़ा है इसमें। तो लेट्स सी चीज़ें आगे कैसे चलती हैं। ठीक है, जहां आपने भारत का जिक्र किया, सलमान आबिद साहब आप मुझे बताएं, ये तो काम भी कर रहे थे, ये तो तिजारत भी कर रहे थे, तेल वाली डीलें भी चल रही थी ईरान और इंडिया की, तो फिर इंडिया को आखिर पता चल गया है कि हुआ क्या है, और ईरान को भी रियलाइज हो गया होगा कि वो रिलाय किस पर कर रहा था, भारत जैसे मुल्क पर जिस पर रिलाय किया नहीं जा सकता है। देखिए, बात यह है कि इस वक्त एक रीजनल ब्लॉक में शिफ्टिंग आ रही है, और वो शिफ्टिंग जो है इंडिया पाकिस्तान की जो हालिया कशीदगी है उसके बाद बड़े वाज़ेह तौर पे देखने को मिल रही है। और वो ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान से डिस्टेंस किया हुआ था वो पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं, उनमें ईरान भी शामिल है। और ईरान को भी ये रियलाइजेशन हुई है, ख़ास तौर पे जैसे भी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि जो ईरान इसराइल तनाज़ा हुआ, वो शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इतनी खुलकर हमारी मदद करेगा, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी अवाम इतनी सपोर्ट करेंगे। तो एक उनको जेस्चर तो मिला है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं हमें असर नो तामीर करने हैं। जहाँ तक भारत के साथ उनकी तजारत है वो होती रहेगी, वो करते रहेंगे, वो तजारत टूटने वाली नहीं है, ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन जो एक स्ट्रेटेजिक मूव है उसमें उनको ये पता चल गया है कि हम पाकिस्तान को रूल आउट करके आगे नहीं बढ़ सकते, हमें पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मौसर बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, और ये इकनॉमिकली भी बनेंगे, पॉलिटिकली भी बनेंगे, स्ट्रेटेजिकली भी बनेंगे, और दिफाई तौर पर भी बनेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हालिया दौरा है ये बहुत अहमियत का हामिल है। जब एक रीजनल ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं और पाकिस्तान इलाकाई ताल्लुकात की बेहतरी की बात कर रहा है, और पहले से इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ चुका है और इंडिया इस वक्त एक डिफेंसिव पोजीशन पे है, तो वहाँ अगर पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात मौसर होते हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात भी बेहतर होते हैं, क्योंकि पता चला है पीर को जो है अफगानिस्तान के वजीर खारजा भी पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि देखिए ना, अफगानिस्तान के साथ भी हमारा एक बहुत बड़ा डेफिसिट आ गया था, अगर वो भी यहाँ पर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि अफगानिस्तान के अंदर भी रियलाइजेशन आई है कि हमें पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को रिविजिट करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे मुल्कों के अंदर एक चीज़ आ रही है कि पाकिस्तान को, जिसको बहुत ज़्यादा गैर अहम समझा गया था, अब पाकिस्तान अपनी अहमियत जो है वो जिता रहा है और अहमियत मनवा रहा है, और दुनिया पाकिस्तान के साथ इंगेज होना चाहती है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान की सफारती कॉन्टेक्स्ट में भी और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट, इवन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में भी। जी ठीक है, जिस तरह के आप दोनों ने ये बताया कि पाकिस्तान की कितनी अहमियत है स्ट्रैटेजिक एतबार से, लेकिन जहां इकॉनमी को बेहतर करना होता है वहीं पर हमने ये देखना होता है कि हमने मिलिट्री के एतबार से किस तरह स्ट्रेंथन करना है खुद को। तो मैं चाहती हूँ इस पर शहजाद भट्ट साहब की राय ले लें। भट्ट साहब, आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में एक एडिशन हुई है बर्री अफवाज में, आप मुझे बताएंगे उस Z10ME के बारे में, कितनी काबिलियत है उसमें? देखें, काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन, पहले तो मैं दो लाइनें, क्योंकि मैं लाहौर से हूँ, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरानी सदर जो हैं डॉक्टर मसूद साहब, वो लाहौर एयरपोर्ट पर अपने वफ्द के हमरा आ चुके हैं, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी उनके साथ हैं। और इसमें बड़ी बात यह है कि वो लाहौर उतरे हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ खुद लेने उनको एयरपोर्ट गए हैं विद CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा। ये एक एजाज़ की बात है और अजूबा बात कह लें, इनक्रेडिबल कह लें, कुछ आप लफ्ज़ कह लें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जाना एक ख़बर ज़रूर है। दूसरी बात यह है कि ये सारी कोशिशें शहबाज शरीफ की है, जिसने 27 मई 2025 को
पहले मुलाकात की थी, ईरान गए थे। अभी ब्रिगेडियर साहब भी फरमा रहे थे कि दूसरी मुलाकात हुई है, और ये जो इन्होंने फरमाया है ना ब्रिगेडियर साहब ने कि 180 डिग्री का टर्न आउट था, ये बहुत अहम बात है। इस वक्त ईरान जो है वो माजरत के साथ को पाकिस्तान के इतने अच्छे मरासम नहीं थे जंग से पहले, कुछ झुकाव जो था वो भारत का था, लेकिन कामयाब सिफारतकारी फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की, उनके वफ्द की, उनके अरकान की, हुकूमत की, ये तमाम अफराद ने मिलकर मजबूर कर दिया है कि ईरान का सदर पाकिस्तान लैंड करने पर मजबूर हो गया और इस वक्त लाहौर जैसे सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मौजूद है। अब आखिरी दो लाइनें ये हैं जो आप फरमा रही हैं, पाक फौज के हेलीकॉप्टर Z-10 मी, ये अल्लाह की रहमत के साथ अब आपके साथ वो चीज़ें आना शुरू हो गई है जो हमने कभी तसव्वुर नहीं की थी। मतलब मुझे भी 24 साल हो गए हैं, मैंने JF थंडर 35, हम तो यही कहते थे यार भारत बहुत तगड़ा है, हमारी उसके साथ जंग नहीं हो सकती, वो बहुत भारी है। लेकिन उनको तो यही समझ नहीं आई है कि वो जब चीफ ने कहा है कि राफेल को अटैक करो, तो भारतीय पायलट तो ये समझ रहा है कि वो उसकी रेंज में नहीं है, हालांकि वो पाकिस्तानी रेंज में था और फिर राफेल गुजरा। इसी तरह मुनीज़े ये जो जदीद हेलीकॉप्टर आ गए हैं इस वक्त, ये छोटे साइज के जासूसी और बगैर पायलट व्हीकल है, जिसे हेलीकॉप्टर पर भी आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। यानी कि मैं आपको आसान ज़बान में ये 2 लफ्ज़ों में समझा सकता हूँ कि ये जो जदीद अटैक हेलीकॉप्टर है ये दुनिया में बेस्ट समझा जाता है। जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। सलमान आबिद साहब, शहजाद भट्ट साहब और ब्रिगेडियर वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बात यह है कि तिजारत पर काम करना है, करें, ताल्लुकात की बेहतरी करें, सफारती मामलात बेहतर करें, लेकिन हमें ये देखना है कि मुल्क में अमन और जो प्रॉस्पेरिटी है उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें जो बॉर्डर मैनेजमेंट है या जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना है, ब्रॉडन करना है। पाकिस्तान हमारी तरजीह है, पाकिस्तान को देखते हुए हमें अपने ताल्लुकात को आगे लेकर चलना है इन तमाम बॉर्डरिंग कंट्रीज के साथ, खा वो चाइना हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो या इंडिया हो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।